अस्सलाम वालेकुम। आई होप सब लोग खैर से होंगे। अच्छा जी, हम लोग आज लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम डिसीजन मेकिंग के दो तीन इश्यूज डिस्कस करेंगे। ये इतने ज़्यादा टेस्टेबल या एग्जामिनेबल नहीं है पेपर के अंदर, क्योंकि वो मेक और बाय डिसीजन और लिमिटिंग फैक्टर के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहा होता है। तो ज़्यादा फोकस उसका वहीं पे रहेगा। लेकिन ये जो चीज़ें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनकी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं बेसिकली वो आपके पास एमएफए में जा चुकी हैं। लेकिन कुछ पोर्शन, बड़ा बेसिक सा पोर्शन इनका अभी भी इन्होंने कॉस्ट काउंटिंग के अंदर रखा हुआ है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी या ज़्यादा टेक्निकलिटी इतनी नहीं है जितनी आपके पास लिमिटिंग फैक्टर में या आपके पास लिमिटिंग फैक्टर में होती है, या फिर आपके पास अवेलेबल होती है मेक और बाय डिसीजन के अंदर। तो इसलिए हम बड़ा क्विकली इन दोनों के ऊपर फोकस करते हैं आज। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आऊँ, मैं उसी क्वेश्चन के थ्रू ही आपको एक चीज़ समझा दूंगा और आई होप आपको बड़ी आसानी से समझ भी आ जाएगी। अच्छा, तो हम जो टॉपिक बेसिकली डिस्कस करें, हम लोग डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आज हमने डिस्कस करना है वो है किसी भी इक्विपमेंट का या प्लांट का रिप्लेसमेंट और उसकी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो हमारा जो फोकस है आज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की रिप्लेसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि हम किसी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को एक्वायर करें या ना करें, उसको रिप्लेस करें या ना करें, नया इक्विपमेंट बाय करें, पुराने को रिप्लेस कर दें। ये एक आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहा जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख भी दे देता हूँ कि इसके लिए आप क्या वर्ड यूज करते हो, कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। अच्छा, अब ये जो आपके पास कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात आप करते हो, तो इसके लिए जो आप टेक्निक यूज करते हो वो टेक्निक अब एमएफए में आपको पढ़ाई जाती है। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल वहां पे पढ़ाया जाता है। बेसिकली जो इसके लिए वो है आपके पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, या जिसको आप डीसीएफ भी कहते हो। और ये अब आपके पास एमएफए कैफ 6 में जा चुका है। वहां पे जाके इसकी ज्यादा डिटेल डिस्कस हो रही होती है। तो इसलिए इसके ऊपर कोई ज्यादा फोकस यहाँ पे इस तरह का नहीं होगा। मैं क्वेश्चन देखता हूँ, क्वेश्चन देख के आपको समझ आ जाएगा कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी है डेसिमल वर्ल्ड लिमिटेड, वो मैन्युफैक्चर एंड सेल मॉडेम्स, ये कंप्यूटर के जो आपके पास मॉडेम्स होते हैं वो ये सेल करती है। इट मैन्युफैक्चर्स इट्स ओन सर्किट बोर्ड्स एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मॉडम। ठीक है, बिल्कुल एक कंपनी है, वो कंप्यूटर की है, मॉडम बनाती है और उसका एक सर्किट बोर्ड है जिसकी बात यहाँ पे चल रही है। वो कह रहा है द प्रेजेंट कॉस्ट, ये आपके पास क्वेश्चन में बताई गई है, उसकी प्रेजेंट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर क्या है। मेरी स्क्रीन सबको क्लियर नजर आ रही है? किसी के पास ब्लर तो नहीं हो रही? ठीक हो गया। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि वो कह रहा है द प्रेजेंट कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर इज एज फॉलोज। क्या जी, हमारे पास मटेरियल बता दिया, लेबर बता दिया, और वेरिएबल कॉस्ट बता दी है, फिक्स ओवरहेड बता दिया, डिप्रिसिएशन। ये मेरे पास क्वेश्चन में जो कॉस्ट दी हुई है, ये मेरे पास क्वेश्चन कॉस्ट पर यूनिट आ रही है। ठीक हो गया। सही। अब क्लियर है? मेरी वीडियो और ऑडियो क्लियर आ रही है? कंफर्म कर दो, ठीक है। अच्छा। अच्छा, तो कॉस्ट मेरे पास आ रही है 795 की।
अब ये मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये तो समझे डाटा दे दिया पिछला, क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी 4 लाख यूनिट्स एनुअली मैन्युफैक्चर करती है, ये अभी हमारी टोटल कैपेसिटी है जो हमें अभी बनानी है, ये मेरी डिमांड है, मैं इतने यूनिट्स बना के बेचता हूँ। इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग हैज वॉर्न आउट कंप्लीटली। हमारा जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होता था इसकी मैन्युफैक्चरिंग में, वॉर्न आउट का मतलब है वो खत्म हो गया, वो बेचने के काबिल भी नहीं है, उसको उठा के बस आपने फेंकना है और अब नया लेके आना है। अब हमारा डिसीजन क्या है, हमारा डिसीजन ये है कि हम नया एसिड रिप्लेस करें या फिर किसी एक्सटर्नल सप्लायर को पकड़े और उसे कहेंगे तुम हमें चीज दे दो, हमें अपना इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं है नया। देखते हैं कैसे। हमारा जो इक्विपमेंट था वो वॉर्न आउट हो चुका है, उसको अब हमने रिप्लेस करना है। द कंपनी इज करंटली कंसिडरिंग 2 ऑप्शंस। ये आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, आपने एक ऑप्शन चूज करना है। वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर द परचेजिंग न्यू इक्विपमेंट वुड कॉस्ट 240 मिलियन। ये 240 मिलियन हमें अमाउंट पे करनी पड़ेगी। अभी जब हम डिस्काउंटेड कैश फ्लो की बात नहीं कर रहे तो इसके खर्चे के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा, हमने इसकी भी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होती है, एनपीवी निकालनी होती है, तो वो अब सारा टॉपिक चला गया एमएफए के ऊपर। पहले जब आपके पास एमएफए में टॉपिक नहीं था और ये डिसीजन मेकिंग आपके पास कॉस्ट में हुआ करती थी, तो ये कॉस्ट का चैप्टर अभी मेरा खत्म हो रहा है आज की क्लास में, लेकिन अगर वो आपके पास एमएफए का सब्जेक्ट ना आया होता तो अभी डिसीजन मेकिंग आपकी 50% हुई होती, 50% कहानी इसके ऊपर और होती, जो कि अब आगे जा चुके हैं। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड, एनपीवी मेथड, वो सारा वहां पे चला गया, तो हम उसकी प्रेजेंट वैल्यूज और उन कहानियों के ऊपर भी नहीं खेलते। वो कह रहा है एंड हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 6 इयर्स विद नो सैल्वेज वैल्यू, कि अगर मैं नया प्लांट लेता हूं वो 240 मिलियन का पड़ेगा, उसकी 6 साल लाइफ है, कोई सैल्वेज वैल्यू नहीं है। कंपनी यूजेस स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक हो गया। द न्यू इक्विपमेंट हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 600 यूनिट्स पर ईयर, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है। अभी हमारी जरूरत 4 लाख की है, लेकिन जो नई मशीन है, नया इक्विपमेंट है, वो 6 लाख यूनिट सालाना बना सकता है। It is expected that the use of new equipment, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, it is expected that the new equipment would reduce the direct labor and variable overhead cost by 20%। अगर मैं ये मशीन लेके आता हूं तो मेरी वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20% कम हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉस्ट कम हो जाएगी तो मैंने पास ये जो कॉस्ट वाला चार्ट बना हुआ है, जो कॉस्ट वाला टेबल है, ये मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा कि अगर ये मैं मशीन लेके आता हूं तो अब मेरी पर यूनिट कॉस्ट क्या हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? मुझे हिंट कैसे मिला? मुझे कह रहा है कि अगर ये मशीन लेके आता हूं तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी 20% से, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है परचेज फ्रॉम एन एक्सटर्नल सप्लायर एट ₹720 पर यूनिट अंडर अ 2 ईयर कॉन्ट्रैक्ट। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल करूं और अपना इक्विपमेंट इंस्टॉल करके मैं ये चीज खुद से प्रोड्यूस करूं, तो मुझे कितने की पड़ेगी, पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी। और अगर मैं बायर से सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, 2 साल तक एक रेट फिक्स कर लूं, वो 730 के हिसाब से मुझे देता रहे, तो मुझे फायदा किसमें। तो एक तो मुझे पता है कि 730 का रेट है, वो तो मुझे पता चल गया। हम कैलकुलेट करते हैं कि हमें पर यूनिट क्या रेट पड़ेगा। हम लोग क्या काम करते हैं, हम यहाँ पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि लेट से हमारे पास जो प्रोडक्शन है या डिमांड या कस्टमर डिमांड जो है वो 4 लाख यूनिट्स है, हम 4 लाख यूनिट्स बनाते हैं। अब हमने देखना है कि मैं ये एसिड अगर बाय कर लेता हूं, मैं अगर एक मशीन ये इक्विपमेंट बाय करता हूं और मैं ये यूनिट खुद से प्रोड्यूस करता हूं, खुद से बनाता हूं, तो मुझे क्या कॉस्ट पड़ेगी। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर हम इन यूनिट्स को मेक या इन हाउस प्रोडक्शन करें तो क्या होगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास वो कहता है कि अगर आप इन हाउस प्रोडक्शन करते हैं, सबसे पहली कॉस्ट हमें कौन सी चार्ज पड़ेगी, पहली कॉस्ट पड़ेगी हमें डायरेक्ट मटेरियल। अब मुझे बताओ कि इक्विपमेंट खरीदते हैं तो क्या डायरेक्ट मटेरियल मेरा कम या ज्यादा लगेगा?
मटेरियल कॉस्ट में कोई फर्क पड़ेगा इक्विपमेंट खरीदने से? क्योंकि हो सकता है आगे जब आपके पास क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो हो सकता है वो कहे कि मशीन जब नहीं खरीदेंगे तो मटेरियल की वेस्टेज भी कम हो जाएगी, मटेरियल भी कम इस्तेमाल होगा, तो उसमें बेनिफिट हो सकता है। अभी उसने मटेरियल के बारे में जिक्र नहीं किया, तो उसका मतलब है मेरे पास 440 पर यूनिट मटेरियल लगेगा, क्योंकि मैं यहाँ पे सारी कॉस्ट पर यूनिट के हिसाब से देख रहा हूँ। उसके बाद कह रहा है डायरेक्ट लेबर। हमने कहा कि अगर हम इक्विपमेंट एक्वायर कर लेते हैं तो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है वो अभी 210 रुपीज पर यूनिट है, लेकिन अगर मैं ये नया इक्विपमेंट बाय कर लेता हूं तो मेरी जो डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है वो 20% से कम हो जाएगी। तो 20% कम होने का मतलब है कि मैं इस 210 का 80% ले लेता हूं। जल्दी से बताओ इसका 80% कितना बनता है? तो अगर मैं एक्विजिशन करता हूं, मशीन एक्वायर करता हूं और फिर ये चीजें खुद बनाता हूं तो लेबर कॉस्ट 20% कम हो जाएगी। 20% कम होने का मतलब है ये 80% पे आ जाएगी, तो ये आ जाएगा मेरे पास ₹168 पर यूनिट। वेरिएबल ओवरहेड्स, मेरे अभी जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो 55 के हैं, और अगर मैं मशीन एक्वायर करके खुद से प्रोडक्शन करता हूं तो इसमें भी कमी आएगी, ये भी कॉस्ट 20% से कम हो जाएगी। तो 55 का 80% कितना बनेगा? ये बनेगा 44। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो मेरे पास जर्नल ओवरहेड्स है, ये जनरल एवरेज मेरे किसी काम के नहीं है, इसको तो आप नहीं लिखेंगे ना, ये तो आपके पास सारे हैं, चाहे वो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं नहीं कर रहा। जनरल एवरेज तो आपके पास एक जनरल फिक्स कॉस्ट होती है, वो इस सिर्फ प्लांट की नहीं है, वो तो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की है, इस पूरे बिजनेस की है। तो इस जनरल एवरेज की कॉस्ट को तो मैं इग्नोर कर दूंगा। पीछे बचती है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन आप चेंज हो रही है। पहले जो डेप्रिसिएशन आपके पास चार्ज होती थी वो आपके पास चार्ज होती थी 60 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से, लेकिन अब जब आप एक नया इक्विपमेंट लेके आओगे तो अब आपके पास यहां पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगी वो कितनी चार्ज होगी जी? अब आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज होगी 240 मिलियन का एसेट है, इसकी लाइफ है 6 ईयर्स। तो ये मेरे पास जो डेप्रिसिएशन आएगी, जल्दी से बताओ डेप्रिसिएशन कितनी आ गई है? 240 डिवाइड बाय 6 ईयर्स, 40 मिलियन पर ईयर, ये एक साल की है। और एक साल के अंदर आपने टोटल कितने यूनिट्स बनाने हैं? हमने टोटल 4 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं। तो अगर मैं डेप्रिसिएशन का एक एक्सपेक्टेड निकालूं कि मेरी पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज होगी, तो बता सकते हो कि आपके पास ऑन एवरेज पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितनी आ रही है? ये आ रही है आपके पास 100 की। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर दूंगा, क्योंकि अब नॉर्मली अब स्टूडेंट का क्वेश्चन आ सकता है सर ये क्या बात हुई, आपने यहाँ पे उठा के डेप्रिसिएशन लिख दी, जनरल एवरेज थे उसको तो आपने यहाँ पे लिखा नहीं, डेप्रिसिएशन को आपने ऐड कर दिया। अब देखो ये मैंने इसलिए कैलकुलेट की क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन मेरी 60 ही आ रही होती और पहले भी 60 चार्ज हो रही है तो इसका मतलब है कोई चेंज नहीं आ रहा। अब मेरी डेप्रिसिएशन पिछली खत्म हो गई है, मैंने फैसला और मेरा एसेट खत्म हो चुका है। डेप्रिसिएशन नॉर्मली स्ट्रेट लाइन मेथड के तहत अगर कैलकुलेट की जाए तो वो इररेलेवेंट टू द डिसीजन होती है, लेकिन क्वेश्चन की बड़ी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि आपके पास ये जो मशीन थी ये वॉर्न आउट हो चुकी है, ये खत्म हो चुकी है, और मैं डिसीजन क्या लेने जा रहा हूं? मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं कि मैं मशीन खरीदूं या ना खरीदूं। और अगर मैं मशीन खरीदता हूं तो मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन की कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये सिर्फ इस डिसीजन की वजह से रेलिवेंट हो रही है। ये बात समझ आ रही है आपको कि मैंने डेप्रिसिएशन को यहां पे क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि अगर मैं ये मशीन खरीदता हूं या इक्विपमेंट खरीदता हूं तो मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी, अगर ये ना होता तो डेप्रिसिएशन ना होती। नॉर्मली डेप्रिसिएशन अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हम कंसीडर नहीं करते, लेकिन मैंने आपको ये चीज पहले बताई थी कि हो सकता है कि एक कॉस्ट रेलिवेंट ना हो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में, और अगर आप उस सिचुएशन को चेंज कर दो तो वही कॉस्ट आपके पास रेलिवेंट हो जाएगी। तो इसलिए यहां पे मेरे पास डेप्रिसिएशन आ जाएगी
100 पर यूनिट। जी आपके क्वेश्चन है तो पूछो। 40 मिलियन कहां से आया? ये तो बेटे आपके सामने लिखा हुआ है ना मेरे पास। ये मैं 240 मिलियन एसेट की कॉस्ट है, डिवाइड बाय 6 ईयर्स किया, ये उसकी डिप्रिसिएशन चार्ज की है। तो मेरे पास जो उसकी डिप्रिसिएशन है वो 40 मिलियन एक साल की आ गई है, कि एक साल की टोटल डिप्रिसिएशन 40 मिलियन है। ये 240 मिलियन था ना, मैंने उसको राउंड ऑफ कर दिया था ना, मैंने वो इतने जीरोस नहीं डाले थे, इसको सिंपल शॉर्ट कर दिया था। ये लो, ठीक हो गया। तो यहां से आया था। अच्छा जी, अब मेरे पास जल्दी से बताया कि जी मेरे पास यहां पे पर यूनिट कॉस्ट इफ प्रोड्यूस्ड, या इन हाउस मैन्युफैक्चर, या तो ये मेरे पास ₹752 पर यूनिट मुझे पड़ेगा। अब देखिए आपके पास सिचुएशन बड़ी क्लियर होगी ना, कि अगर मैं नई मशीन खरीदता हूं और उस मशीन को खरीद के मैं खुद से प्रोडक्शन करता हूं, तो मुझे एक यूनिट 750 ₹752 का पड़ेगा। जबकि मेरे पास एक ऑफर अवेलेबल है कि मैं आउटसोर्स करूं और जो एक्सटर्नल सप्लायर है वो मुझे यही चीज 730 पर यूनिट के ऊपर दे देगा। तो अगर मैं फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से देखूं तो मुझे तो ये चीज बनाने की जरूरत ही नहीं है। मुझे मशीन लेके आऊंगा, प्रोडक्शन करूंगा, उसके बाद भी महंगी पड़ेगी, तो इससे अच्छा है इसकी मैं मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूँ और वहां से कॉन्ट्रैक्ट करके मेरे पास ये चीज बनती रहेगी। ये बात समझ आ गई आप लोगों को? यहां तो कोई इशू? अच्छा लेट से यहां पे हमने सिचुएशन देखी कि अगर मैं 4 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस करूं, मैं आपको एक और छोटा सा पॉइंट समझाना चाह रहा हूं। लेट से हम कहते हैं कि मेरे पास यहां पे प्रोडक्शन हम देखते हैं, और लेट से मेरे पास यहां पे जो कस्टमर डिमांड है वो पूरे 6 लाख यूनिट है, मैं पूरे के पूरे 6 लाख यूनिट बनाऊं, तो क्या होगा? अगर मैं पूरे के पूरे 6 लाख यूनिट यानी कि उस इक्विपमेंट को, उस मशीन को 100% कैपेसिटी पे चलाना शुरू कर दूं, तो अब आप मुझे बताओ कि आपके पास यहां पे डायरेक्ट मटेरियल कितने का आएगा? डायरेक्ट मटेरियल तो वही 440 का आएगा। मेरे पास जो डायरेक्ट लेबर आएगा उस कॉस्ट में भी कोई चेंज नहीं आएगा, वही 210 एट द रेट ऑफ 80%, वो 168 पर यूनिट हो जाएगा। मेरे पास वेरिएबल ओवरहेड, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही 55 एट द रेट ऑफ 80% हो जाएगा, ये 44 पर यूनिट हो जाएगा। लेकिन अब जब मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, अब मेरे पास डेप्रिसिएशन कैसे आएगी? 240 मिलियन डिवाइड बाय 6 ईयर्स, ये डेप्रिसिएशन आएगी एक साल की। वो कितनी आएगी जी? वो आएगी 40 मिलियन पर ईयर। और इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं कितने पे? 6 लाख यूनिट्स के ऊपर। तो मेरे पास जो डिप्रिसिएशन पर यूनिट के हिसाब से चार्ज होगी, तो डिप्रिसिएशन कितनी बन जाएगी जल्दी से बताओ? ये आएगी 66.67 पर यूनिट। अब मुझे बताओ कि आपके पास पर यूनिट कॉस्ट कितनी आएगी? मेरे पास पर यूनिट कॉस्ट अब कितनी आ रही है? अब आ रही है ₹718.67 पर यूनिट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 4 के बजाय 6 लाख यूनिट्स बना के बेचना शुरू कर दूं,
तो फिर मेरी कॉस्ट 718 रुपये हो जाती है, और फिर मुझे एक्सटर्नल सप्लाई से लेने की जरूरत नहीं है। और इस पूरे में चेंज किस चीज का आ रहा है? इस पूरे में जो चेंज आ रहा है वो डेप्रिसिएशन का आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन इस सिचुएशन के अंदर, इस सिनेरियो के अंदर रेलिवेंट है, रेलिवेंट कॉस्ट चाहिए। ये बात समझ आ गई? जी बच्चे, लिशवा। मैंने बिल्कुल एनुअल डिमांड चार्ट की, मैंने कहा अगर इन केस 6 लाख यूनिट होती तो मेरा डिसीजन क्या होता, वो मैं आपको एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करा रहा था। जी, मटेरियल पर यूनिट पे उसने कहा कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन पेपर में ये भी काम कर सकता है कि वो कहे कि यार हमने जो नया इक्विपमेंट ले रहा है उसमें से आपकी मटेरियल की वेस्टेज कम होगी, कंजम्पशन कम होगी, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। वो ये काम भी कर सकता है। इसी तरह आपके पास कुछ मजीद डिसीजन भी लेता है। इसमें एक डिसीजन है जॉइंट प्रोडक्ट को हम फर्दर प्रोड्यूस करें या उसको हम एज इट इज सेल कर दें। तो जॉइंट प्रोडक्ट और के बारे में जो इश्यूज हैं वो हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग के साथ। प्रोसेस कॉस्टिंग हमारा इंशाल्लाह लास्ट टॉपिक होगा। फर्स्ट वीक ऑफ हम जाएंगे, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। अभी हमने 2-3 छोटे छोटे स्टैंडर्ड चैप्टर है थ्योरेटिकल, वो ख़त्म करने हैं। वेरिएंस एनालिसिस के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा होगा। बाकी आपके पास 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत सिंपल से हैं, थ्योरेटिकल हैं, 2-2 3-3 पेजेस वाले चैप्टर हैं, थ्योरी की कहानियाँ उसमें ज़्यादा हैं, वो मैंने आपको कुछ समझानी है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगा। और फिर वेरिएंस एनालिसिस करना है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूलाज है। और लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा वो प्रोसेस कॉस्टिंग और जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। प्रोसेस कॉस्टिंग के फौरन बाद जो आपका आउटपुट निकलती है उससे आगे बात चलती है जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट की, तो वहां पे उसके ऊपर हम जिक्र करेंगे। तो यहाँ पे जॉइंट प्रोडक्ट या एंड बाय प्रोडक्ट्स को फर्दर मैन्युफैक्चर करना है या उसको आपने एज इट इज बेच देना है, ये जो डिसीजन है ये आपको समझ ही सही तब से आएगा जब आपने प्रोसेस कॉस्टिंग पढ़ी होगी, और उसके साथ ही हम पढ़ेंगे। उसके अलावा इसमें सिर्फ एक छोटी सी बात और है कि डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, आप कोई अपने ऑपरेशन खत्म करना चाह रहे हो तो आपने हमेशा याद रखना है कि आप वो ऑपरेशन खत्म करोगे जिसके अंदर आप अपने कैश फ्लोज नेगेटिव में आपके पास जा रहे होते हैं, वो आप अपने खत्म कर दोगे। कैश फ्लोज नेगेटिव में जाने का मतलब क्या है? कोशिश यही है मेरे पास कि 7-8 अगस्त तक हमारा इंशाल्लाह कोर्स खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जैसे ही हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा तो फिर मैं शुरू से लेके आखिर तक जितने भी ये चैप्टर्स हैं ना, इनके 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अच्छे सवाल हैं, उनके मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस की वीडियोस अपलोड किया करूंगा, FR1 FR2 और CMA की टिल पेपर्स। मैं रोज एक सवाल या 2 सवाल प्रैक्टिस करके किसी न किसी एक टॉपिक की, वो मैं आपको पूरा एक प्रैक्टिस प्लान बना के दूंगा, उसके हिसाब से आप लोग चलोगे। तो आप जो प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, 1-2 क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दिया करूंगा, 1-2 आपको वीडियोस में अपलोड किया करूंगा। ठीक हो गया? बाकी कोर्स मेरी कोशिश है कि 7-8 अगस्त तक हम उसको कंप्लीट कर लें, कंसेप्चुअली हमारा सब कुछ खत्म हुआ हो, 2-2 3-3 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस भी किए हो, उसके बाद फिर हमारा सिर्फ आगे जो 20-25 दिन जितने भी हैं वो डिटेल प्रैक्टिस के गुजरे हमारे। नहीं, क्लासेस उसके बाद मैं नहीं करूंगा। उसके बाद फिर मैं क्या काम किया करूंगा कि मैं डेली 1-2 लेक्चर्स अपलोड किया करूंगा जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस हुआ करेंगे। वो फिर अब आपकी अपनी मर्जी हुआ करेगी किसने सुबह देखना है शाम को देखना है, क्योंकि आप लोगों का फिर अपना भी स्टडी प्लान स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो फिर आप उसके हिसाब से मैनेज करते रहना। चलिए जी, ये हमारे पास एक बेसिक चैप्टर था डिसीजन मेकिंग का, और होप सो आपको डिसीजन मेकिंग जल्दी से मुझे बताओ मुश्किल लगी है आसान लगी है, क्योंकि अक्सर बच्चे डरते हैं डिसीजन मेकिंग पता नहीं क्या चीज़ है।